सभी फ्रेंड को आज का दिन मंगलमय हो। सबसे पहले हम जो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि पीछे जितना भी मैंने पढ़ाया लाइन बाय लाइन उसका हिंदी समझाया है, हमें पूर्ण विश्वास होगा कि सभी हमारे फ्रेंड को या स्टूडेंट को पूरी तरह से समझ में आया होगा। और मैं यही आशा करूँगा, मैं अथक प्रयास करूँगा कि जो भी मैं पढ़ा रहे हैं सब समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन उसका अर्थ बताया जा रहा है, लाइन बाय लाइन वर्ड पावर बताया जा रहा है, ताकि समरी और वर्ड पावर कन्फर्म हो, जिससे क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत ही लाभ होगा। थैंक यू। तो आगे हम लोग देखने चल रहे हैं आवर यूट्यूब चैनल एईसी चकिया। हम लोग आज चर्चा करने चल रहे हैं पोएट्री सेक्शन के 5 नंबर पार्ट एन इपिक के बारे में, जिनके राइटर हैं वाल्टर डी ला मीरा। वाल्टर डी ला मीरा एक कवितावादक हैं और इस कविता से सबसे पहले इन लोगों को इनके बारे में हम लोग परिचय इनका जान ले कि वाल्टर डी ला मीरा थे कौन, ये कैसे विचार इनका प्रकट करते हैं। वाल्टर डी ला मीरा जो थे यह एक ब्रिटिश कवि थे। कौन कवि थे? ब्रिटिश कवि थे। वाल्टर डी ला मीरा एक ब्रिटिश कवि थे जिनका 25 अप्रैल 1873 से 22 अप्रैल 1956 ईस्वी तक, यानी उनकी यह जन्म जो हुआ था 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में 1873 एंड मृत्यु जो हुआ था 22 जून 1956 में, माने 22 जून 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। यह लघु कथाकार और उपन्यासकार थे। यह छोटी छोटी जो थे कथा को लिखते थे और उपन्यासकार भी थे। उनकी कविता द लीसर ने उन्हें बच्चों के बीच याद किया जाता है। उनकी कविता एक है लीसर, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में ये सब कविता वहां दिया जाता है। द लीसर से उन्हें बच्चों के बीच याद किया जाता है। इन्हें मेमोरीज ऑफ द मिडेड 1921 उपन्यास के लिए जेम्स टेस्ट ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था? ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जेम्स टेस्ट ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार वाल्टर डी ला मीरा को दिया गया था। वो किसके लिए दिया गया था? मेमोरीज ऑफ द मिडेड। यह कब दिया गया था? तो 1921, यानी 1921 ईस्वी में मेमोरीज ऑफ द मिडेड उपन्यास के लिए जेम्स स्टेट बैंक ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार मिला था उनको इस कविता के लिए। ली डा मारे का जन्म केंट में हुआ था। वहां हुआ था केंट में, ब्रिटिश में थे। ब्रिटिश कवि तो थे ही, लेकिन वहां एक केंट जगह है, केंट में हुआ था। तथा हासेट पॉल कैथेड्रल स्कूल से शिक्षा ग्रहण किए थे। इनकी शिक्षा जो हुई थी कहां से हुई थी? हासेट पॉल कैथेड्रल स्कूल से शिक्षा ग्रहण किए थे। उनके पिता बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक प्रिंसिपल थे। उनके पिता क्या थे? बैंक ऑफ इंग्लैंड में ये क्या थे? वे प्रिंसिपल थे। उन्हें पास 2 भाई और 4 बहनें थी। किनके पास? वाल्टर डी ला मीरा के पास 2 भाई और 4 बहनें थी। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 18 वर्ष तक स्टैंडर्ड ऑयल के लंदन में कार्यरत में तेल मानक के सांख्यिकी विभाग में 1890 ईस्वी तक काम किया। वह परिवार के लालन पोषण करने के लिए 18 वर्ष तक स्टैंडर्ड ऑयल्स के लंदन, माने तेल का वहां जो लंदन में था, ऑयल था, कॉर्पोरेशन था, उनमें कार्यरत, यानी तेल मानक के रूप में, तेल माने मापने के कार्य में सांख्यिकी विभाग में सन 1890 ईस्वी तक काम किया। इस बीच लेखन का काम भी जारी रखा और उसके बीच में
वो अपने जो यह उपन्यासकार या कथाकार, लघु कथाकार जो लिखना था, वह अपना काम वहां उस समय में जारी रखा। काम भी करते थे और वह लेखक का भी काम वहां करते थे। 1908 में सन हेनरी न्यूबर्ट के प्रयासों में से, किसके? हेनरी न्यूबर्ट के प्रयासों से उन्हें एक सिविल लिस्ट पेंशन मिली। ठीक है ना। 1908 में उन्हें हेनरी न्यूबर्ट के प्रयास से जो काम करते थे उसके आधार पर उन्हें एक पेंशन दिया गया, जो कब 1908 से उन्हें लेखन पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक समय दिया। लेकिन वह काम वर्क करते थे, लेकिन वह लेखन के काम जो थे, कवि के कार्य जो थे, करने पर अधिक समय देते थे। वह 1892 में डेला मारे एस्पेरांजा एमेच्योर डोमेस्टिक क्लब में शामिल हो। एक वहां का क्लब था एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब, जिसको एस्पेराना एमेच्योर ड्रामेटिक क्लब संस्था था, उसमें वह क्या हो गए? शामिल हो गए। जहां उसे एल्फ्रेड इंगपेंट से प्यार हो गया। एल्फ्रेड इंगपेंट जो था, एक लेडीज थी वहां का, उन्हीं से उनको प्यार हो गया। इनसे जो थे वह एल्फ्रेड इंगपेंट, इनसे 10 साल बड़ी थी। किनसे? वाल्टर डी ला मीरा से वह 10 साल बड़ी थी। और उनसे उससे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, और उसी के साथ वह विवाह किए 1899 ईस्वी को। उनका विवाह जो हुआ था 4 अगस्त 1899 ईस्वी को हुआ। वाल्टर डे ला मारे की पहली कविता सॉन्ग ऑफ चाइल्डहुड, कौन था? पहली कविता जो लिखे थे कौन था? सॉन्ग ऑफ चाइल्डहुड, वाल्टर रामल के नाम के से प्रकाशित हुआ। किसके नाम से प्रकाशित हुआ? वाल्टर रामल के नाम से प्रकाशित हुआ। 1940 ईस्वी में उनकी पत्नी एल्फ्रेड को पार्किंसंस की बीमारी के कारण बीमारी के लिए उपचार किया गया। कब? पहले पार्किंसंस की बीमारी बहुत होती थी, एनीमिया, ये सब बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा बीमारी होती थी। 1940 में, क्योंकि उस समय में उतना साइंटिस्ट हमारा आगे नहीं था, 1940 में उनकी पत्नी किसकी बीमारी से अथी हो गई? एल्फ्रेडा को। उनकी पत्नी का क्या नाम था? एल्फ्रेडा को पार्किंसंस की बीमारी से उपचार किया गया। उन्हें अपना बाकी जीवन लाचार होकर बिताया। कौन? वाल्टर डी ला मीरा। उस समय उनकी स्थिति बहुत ही क्या थी? खराब थी। 1943 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। कब हो गई उनकी पत्नी की मृत्यु? 1943 ईस्वी में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उन्हें 1947 में बच्चे के लिए एकत्रित कहानियां फैबर, बच्चों के लिए 1947 में फैबर के लिए उन्हें लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरफ से कार्नेगी पदक मिला था। उन्हें कब कार्नेगी पदक कब मिला था उनको? वाल्टर डी ला मीरा को 1947 इसमें किस कहानी के लिए? फैबर। लेडा मारे 1947 में कोरोनरी थ्रोम्बिस से पीड़ित हुए। किससे? कोरोनरी थ्रोम्बिस एक बीमारी था, उससे वो क्या हो गए? पीड़ित हो गए। और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। किनका? वाल्टर डी ला मीरा को। वाल्टर डी ला मीरा का मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। उन्हें अपना अंतिम वर्ष एक नर्स जिससे वह प्यार करता था की देखभाल में बिस्तर पर गुजारा। वह नर्स जो थी वह उससे पहले भी उनसे जो शादी किए थे उससे पहले उनसे प्यार करती थी, और ये भी करते थे। जब वह बिस्तर पर गिरे तो उनका देखभाल वही एक नर्स जो थी वह की। उनकी राख को सेंट पॉल कैथोड की क्रिस्ट में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया उनको? उनके शव को सेंट पॉल कैथेड्रल की क्रिस्ट में दफनाया गया, जहां वह एक बार गायक मंडली में शामिल हुए थे। वहीं पर जो थे एक बार गायन समूह का, कवियों का, संगीतज्ञों का वहां सम्मेलन हुआ था, उसमें वह शामिल हुए थे। 1953 में किंग एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। कब किया गया? 1953 ईस्वी में। मरने से पहले उन्हें किंग एलिजाबेथ द्वितीय ने, कौन? एलिजाबेथ द्वितीय ने उनसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। चलिए यहां देखते हैं पैराग्राफ। Here lies a most beautiful ladies. Here lies a most beautiful ladies. यह दफन है वे इंतहा खूबसूरत औरत। कहा जा रहा है कि here lies a most beautiful lady, यहाँ दफन है वे इतने खूबसूरत औरत। Lips of a step and heart was she. यहाँ lift of a step and heart का मतलब होता है मनचली,
वह जो औरत जो थी वह क्या थी, काफी मनचलित थी, ठीक है ना, हंसमुख थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लगता है मुझे वो भी सबसे सुंदर औरत, जो उनकी पत्नी के बारे में बोला जा रहा है कि मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि वो सबसे सुंदर औरत है। डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि कभी ऐसी भी पश्चिम देश में, क्या, जो ये डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि कभी ऐसे भी पश्चिमी देश में, बट ब्यूटी वेंसर ब्यूटी पैसेज, पर संदेह यह लुप्त होता है, सौंदर्य का पतन होता है, यानी कहा जाता है जितने सुंदर होता है, कितना सुंदर है, लेकिन उसको लुप्त होना ही है। कितने सुंदर परी है, औरत है, लेकिन उसको एक न एक दिन मरना है। जो इस धरती पर जन्म लिया है उसको एक न एक दिन क्या है, जाना है। वही पर लिखा जाता है बट ब्यूटी वेंसिट ब्यूटी फेसर, पर सौंदर्य लुप्त होता है, सौंदर्य का पतन होता है, यानी सुंदरता लुप्त भी होती है, सुंदरता का पतन भी होता है। हाउ इवर रेयर इट बी, भले ही कितनी दुर्लभ क्यों ना हो, कितनों कमजोर क्यों ना हो, कितनों दुर्लभ क्यों ना है, लेकिन उसको एक न एक दिन जाना है। एंड वेन आई कर्नल हु विल रिमेम्बर, और जब मैं नाश हो जाऊंगा कौन रखेगा याद उसे। जब कवि का कहना है कि जब मैं नाश ही हो जाऊंगा, खत्म ही हो जाऊंगा तो उसको याद कौन रखेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यह पश्चिमी देश की नारी के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है, पश्चिमी देश के नारी के बारे में कहा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा हम समरी के टाइप पर बता दे रहे हैं। सबसे पहले एनिपिक इज ए पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डी ला मीरा। एनिपिक जो है वाल्टर डी ला मीरा द्वारा रचित एक कविता है। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्ट विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, यह बच्चों की दुनिया के संवेदनशील मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। दिस पोएम इज द डिपिक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, यह कविता पश्चिमी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का चित्रण किया गया है, यानी पश्चिमी दिशा में जो सबसे खूबसूरत महिला है उसी के बारे में यह कविता दिया गया है। द पोएट से दैट नथिंग परमेशन इन द वर्ल्ड, कवि का कहना है कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, यानी कोई सामान जो है जो अस्थाई नहीं है, सबको एक ना एक दिन क्या करना है, जाना है। एवरीथिंग इज टेम्पोररी, सब कुछ अस्थाई है। वन हु इज बॉर्न इज टू डाई, जो जन्म लेता है उसे मरना है। डेथ स्पेयर नॉन्स, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, यानी मौत जो है ऐसे कोई नहीं है कि जो मौत से बच सकता है। कंस्क्यूट द ब्यूटीफुल लेडी डाइड वन डे, नतीजातन सुंदर महिला एक दिन मर जाती है। नाउ शी इज इन हर टर्म, अब वह अपनी कब्र में है। नो बडी नाउ रिमेम्बर हर, अब कोई भी उसे याद नहीं करता। ओनली द पोएट रिमेम्बर हर, केवल कवि उसे ही याद करते हैं, केवल दूसरा कोई याद नहीं करता। जो लिख दिया है वह यानी वह कवि उसे याद करते हैं। द पोएट अगेन स्पोक ही सेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ल्ड बाई आस्किंग द पीपुल डैट हु विल रिमेम्बर द लेडी आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट, कवि फिर से लोगों से पूछते हुए दुनिया की परंपरागत की भावना को दिखाता है कि कवि की मृत्यु के बाद महिला को कौन याद रखेगा। दस वी सी दैट द पोएट इम्फेटेड द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि दुनिया की परंपरागत पर जोर देते हैं, यानी जो खत्म होगा। इससे सारांश यही निकला कि जो मरता है या सुंदरता के बारे में बताया गया है कि जो जन्म लेता है, सुंदरता कितना हो क्यों नहीं हो, लेकिन उसको एक ना एक दिन क्या करना है, उसको मरना है। चलिए नेक्स्ट, फिर अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।